हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और ये जो हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का, उसका चैप्टर नंबर है 1, है ना। और इस चैप्टर के हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब देखो यार, थंबनेल पे जो हमने लिखा है ना, वो लिखा है ये 100% गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चे बोलेंगे कि भैया आप क्या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हो जो आपको पता है कि भैया 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भैया देखिए, आप सीबीएसई बोर्ड में तो भाई मैं क्वेश्चन पेपर बनाने नहीं जा रहा, लेकिन आप अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे ना, तो आपको सभी क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो सब में आपको ये सारे क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पेपर में ना लगभग 60% जो क्वेश्चन होते हैं, 60% में क्वेश्चन की बात करूँ, वो आसान कैटेगरी में होते हैं। आसान कैटेगरी का मतलब है कि इनको सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल स्टडी किए हैं ना पूरे साल, सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 30% क्वेश्चन की बात करें तो 30% क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे जो हल्का टफ होता है। हल्का टफ मतलब कि जिनको इन क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी बुक को पूरा रीड कर रखा है और अच्छे से क्वेश्चन वगैरह को समझ रखा है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा वो कर सकते हैं। मतलब उतना हार्ड नहीं है, एकदम हार्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्टडी कर रखे हैं एनसीईआरटी बुक को, एक बार भी आपने अगर रीड कर रखा है और चीज़ों को समझ रखा है ना अच्छे से, आप कर सकते हो। अब देखो, एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, यानी कि 10% मैं लेके चलता हूँ, या इसमें एक या दो क्वेश्चन को ही हम ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल ही हटके होता है। उसके बारे में ना कोई भी नहीं कह सकता कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता था, या बिल्कुल ही नया होता है वो, है ना। बिल्कुल नया लॉजिकल होता है, पूरा तरीके से लॉजिक वहाँ पे आपको लगाना होता है ना। जो भी आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, उसको पूरा निचोड़ होगा उस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ही होते हैं भाई, एक या दो क्वेश्चन आएगा जिसमें अधिकांश इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी फंस जाते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, पूरा दिमाग लगा के आपको बनाना पड़ता है आंसर को, है ना। आप बना के ही आप उसका आंसर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए अब देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चंस आपके बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन है। अब एग्जाम से पहले मैं क्या करूंगा, एक ना ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर चैप्टर से लॉजिकल क्वेश्चन 2 4 5 जो भी लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन उठाकर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा पूरा सिलेबस का, जिसमें ये जो 10% जो क्वेश्चन जो आते हैं ना थोड़ा टफ, वो भी आपका हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब रोशन भैया है साथ तो डरने की क्या है बात। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, जो राष्ट्र निर्माण वाला आपका जो चैप्टर है भैया, कुल मिला के लगभग मैं शायद 2 पार्ट में समझा रखा हूँ, 2 या 3 पार्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। एनिमेशन के थ्रू सारी चीज़ें समझा रखी है, बहुत ही बारीकी से आपको चीज़ें समझा रखी है। पूरे जितने भी चैप्टर में टॉपिक्स दे रखे हैं सभी उसमें ऐड कर रखा है, एनिमेशन के थ्रू है भैया। रोशन सा स्टडी पॉइंट की खास बात क्या है कि हर चीज़ आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है, और ये तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलने वाला, है ना। कहीं और कोई ऐसा आपको समझाता है क्या? नहीं समझाता। तो भाई वीडियो को एंड तक देखिए। आप सब वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार करो। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेरे को तामझाम करना पड़ता है। एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए भाई 3-4 घंटे लग जाते हैं मेरे एक वीडियो बनाने में, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो। लगभग 65% स्टूडेंट बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हैं। भाई ये गलत बात है यार, ऐसे मत करो, मज़ा नहीं आएगा फिर मेरे को वीडियो बना। मेरे को पता लग जाता है भाई कितने परसेंट, क्योंकि जो यूट्यूब का एनालिटिक होता है वहाँ पे पता लग जाता है सब कुछ। तो आप लोग सब्सक्राइब करो यार, रोशन सर स्टडी पॉइंट से जुड़े रहो, वीडियोस को देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो कम से कम करो, ताकि चैनल और तेज़ी से ग्रो हो। ठीक है, चलिए अब फालतू की बात ना करते हुए सीधा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आज़ादी के बाद किन बातों पर लोग लेकर आम सहमति बनी। आम सहमति मतलब सभी लोग, सभी नेता लोग क्या थे, 2 बातों को लेकर सहमत थे, उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। तो आज़ादी के बाद भारत के ज़्यादातर नेता इन 2 बातों पर सहमत थे। पहली बात क्या थी कि भाई देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे तक चलाई जाएगी, लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाएगी, यानी कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, सरकार क्या करेगी, सभी के भलाई के लिए काम करेगी। हमारे समाज में जितने भी वर्ग है सभी के भलाई के लिए सरकार काम करेगी। तो ये 2 बातों पर ज़्यादातर नेता लोग क्या थे, आज़ादी के बाद सहमत थे। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आज़ादी के बाद देश में कितनी रियासतें थी। रियासतें मतलब रजवाड़ों की बात की जा रही, कितने रजवाड़े भारत में थे। ठीक है, रजवाड़े ऐसे इलाके को हम बोलते हैं जहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। तो 565 रजवाड़े उसमें भारत में थे।
अगला क्वेश्चन, वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऊपर अलग से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाई जाएगी, एमसीक्यू की वीडियो बनाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसमें ये सब क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है वो उसी में आपको ऐड मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है भैया 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, क्या है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थी। यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि भारत के निर्माण की चुनौती कौन सी थी। यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, भारत राष्ट्र की बात की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन इसी को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को, तो ये 3 चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ा था। सबसे पहले एकता के सूत्र में बांधना। भैया देखिए भारत जो था वो बहुत ही विशालकाय देश था। यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग रहते थे। अब इनको एक साथ करना, है ना, एकजुट करना बहुत ही मुश्किल काम था। भारत एक विशालकाय देश था, 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो इन सभी को मिलाना, इन सबको एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरा है लोकतंत्र स्थापित करना। भैया देखो लोकतंत्र के लिए चुनाव करवाने होंगे, चुनाव के लिए पैसे लगेंगे, चुनाव आयोग का गठन करना होगा। इसके अलावा हमारे देश में भाई लोग साक्षर भी नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे लोग सिर्फ 15% पढ़े लिखे लोग थे। तो साक्षरता भी भाई बहुत ही एक बड़ी समस्या थी कि साक्षर लोग नहीं थे, और ऐसे में चुनाव करवाना, लोकतंत्र की स्थापना करवाना एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। तीसरी समस्या थी आर्थिक विकास की, समान आर्थिक विकास। यानी कि समान आर्थिक विकास का मतलब है विकास ऐसा हो जिसका फ़ायदा सभी को मिले, सिर्फ एक वर्ग, एक तबके को इसका फ़ायदा ना मिले। सभी वर्ग, सभी समूह, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, सभी को विकास का फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसे विकास के लिए भाई एक योजना बनाना होगा, है ना, नियोजित तरीके से भारत को चलाना होगा, और ये एक मुश्किल काम था। तो ये 3 समस्या आप बता देंगे। आज़ादी के बाद भारत के सामने कौन सी 3 समस्या थी? एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना और समान रूप से आर्थिक विकास करना। ये 3 पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के विभाजन के प्रमुख कारण बताइए। देखिए इसके ऊपर, विभाजन के ऊपर हिस्ट्री में एक अलग से चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 14। विभाजन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। विभाजन का अलग से ही मैंने उसमें सारे पॉइंट्स विभाजन के ही बता रखे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर भारत के विभाजन के कारण समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मस्त वीडियो है, ठीक है। हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखना यार। तो विभाजन के पीछे बहुत सारे कारण थे भाई, उसमें लगभग 10 पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसमें 10 पॉइंट बता रखे हैं मैंने। देखिए विभाजन में पहला कारण यहाँ पे बता दिया भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान नामक नए देश की मांग की थी, तो एक पॉइंट ही है। 1909 में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन, प्रथम नहीं लिखेंगे, पृथक लिखेंगे, प्रथम लिखा हुआ है यहाँ पे, पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, का निर्माण किया गया। इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है, पृथक निर्वाचिका भी इसको हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र में ना अलग अलग समुदाय के लोग क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग नेता चुन सकते हैं। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, है ना। तो इससे क्या था कि भारत एक साथ रहते हुए भी भारत के समुदाय के लोग अलग अलग हो जाते। यही था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो, मतलब धर्म के बीच में लोगों को लड़ाओ और अपना शासन चलाओ, ठीक है। तो ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। ये भी भारत के विभाजन का एक कारण था। इसी के अलावा 1920 से 30 के दशक में क्या हुआ, कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए भारत में, है ना। जैसे कि सांप्रदायिक दंगे के बहुत मेन कारण यही रहा कि मस्जिद के सामने हिंदू लोग गौ रक्षा आंदोलन चलाते थे, है ना, ढोल नगारे बजा के निकलते थे। इसी तरीके से मुसलमान भी कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाते थे। तो ये कारण क्या था कि सांप्रदायिक दंगे हुए 1920 से 30 के दशक में। इसके अलावा द्विराष्ट्र सिद्धांत भी एक कारण था। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है, इसकी मांग मुस्लिम लीग ने की थी। मुस्लिम लीग का कहना यह था कि भारत एक नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान नामक 2 कौमों का देश है, इसलिए इसको 2 भागों में बांट देना चाहिए, है ना। तो ये भी एक रीजन था। इसके अलावा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी भाई मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 कि भाई पाकिस्तान नामक एक नया देश बनाओ, वरना हम सीधा मारकाट आर पार का गेम खेलेंगे, है ना। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ, बहुत ज़्यादा मारकाट, और उस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी, जो कि हमेशा से ही विभाजन का भाई विरोध करती थी, उसने भी विभाजन की अनुमति दे दी। तो इस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। वीडियो अलग से बना रखी है भाई, देख लेना, जरूर देखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आता है, विभाजन की समस्या बताइए।
कहने का मतलब ये कि जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन करने में कौन कौन सी समस्याएं आई। अब इसको हम यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, ठीक है, उसके माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, आप अगर देखेंगे तो इधर आपका बंगाल होगा नीचे की तरफ, है ना, पूरा बना नहीं है प्रॉपर। देखिए जैसे अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो था वो 2 भागों में बटा था, है ना, 2 भागों में बनाया गया था। एक यहाँ हमारा पंजाब का प्रांत था, पंजाब वाला प्रांत। इस पंजाब का जो ये पश्चिमी भाग है इसको अलग करके पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, है ना। ये वाला भाग क्या बन गया, पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर बंगाल का जो भाग था, बंगाल का जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी साइड था, उसको बांट के क्या बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि समय का बांग्लादेश। तो पाकिस्तान जो था वो 2 भागों में बटा था, यह बात आपको पता है। अब देखिए विभाजन की समस्या को आप समझना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब विभाजन में समस्या क्या थी, देखिए पहला पॉइंट, पहली समस्या क्या है कि भाई विभाजन का आधार बनाया गया था धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान होगा और बाकी पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, हिंदुस्तान कहलाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 इलाके ऐसे थे जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक तो नहीं लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा थी। एक आपका किस एरिया में भाई, एक आपका था पूर्वी, मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था, है ना, मैप में मैंने आपको पहले दिखाया। तो एक तो आपका भाई पूरब में इधर वाला एरिया हो गया, इधर वाला हिस्सा था। दोबारा से बनाता हूँ, सही से बना नहीं, रुक जाओ, मैं बना के समझाऊँगा आपको, बना कर ही समझाऊँगा। हाँ ये भी सही से नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप समझिए। देखिए तो एक तो भाई इधर आपका इधर वाला हिस्सा था, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे जो आपका पंजाब वाला एरिया था, जो पश्चिमी पंजाब का एरिया था, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे। दूसरी तरफ बंगाल का जो पूर्वी भाग था वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे। तो इसीलिए डिसाइड ये किया गया कि पाकिस्तान 2 भागों में बनेगा, एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरीके से 2 पाकिस्तान बना दिए गए। एक समस्या भाई ये हो गया कि पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। दूसरी समस्या ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम जो थे, मुस्लिम इलाके जो थे या मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम इलाके, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। उदाहरण के लिए खान अब्दुल गफ़ार खान की बात कर लेते हैं, जो कि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता थे, निर्विवादित नेता कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत सीमांत प्रांत के नेता थे और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, गांधी जी की विचारधारा से बड़े ही प्रभावित हुए थे, ठीक है। सीमांत गांधी यानी कि गांधी जी का एक रूप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सीमांत गांधी के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी और ये पाकिस्तान की मांग का विरोध करते थे मुसलमान होते हुए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी समस्या जो थी वो बंगाल और पंजाब के विभाजन को लेकर थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल और पंजाब दोनों में ही बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग थे, है ना। तो अब 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का है, कौन सा एरिया हिंदुस्तान का है। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि भैया वो किस देश में है, वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, ठीक है। तो मारकाट हुआ भाई, जैसे ही पता चला कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हुए। आगे इसी के बारे में समझाया गया। चौथी समस्या जो थी वो अल्पसंख्यकों की थी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। भारत की बात करें, यहाँ पे मुसलमान अल्पसंख्यक रह गए थे, पाकिस्तान में हमारे हिंदू सिख भाई जो थे वो अल्पसंख्यक रह गए थे। तो दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या होने स्टार्ट हो गए, हमले, है ना, हमले हुए, उनको मारा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चौथी समस्या के बारे में बता सकते। ये 3 समस्याएं थी भारत पाकिस्तान के विभाजन को, मतलब भारत के विभाजन को लेकर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों समस्या आपको समझ में आ गया होगा। जो बताए हैं वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब विभाजन के परिणाम को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो विभाजन के परिणाम, रिजल्ट क्या निकला जब भारत का विभाजन हुआ। तो विभाजन के परिणाम के तहत सबसे पहला परिणाम तो ये बता सकते हैं कि भाई लोगों का विस्थापन हुआ। विस्थापन यानी कि स्थानांतरण हुआ, है ना। बहुत ज़्यादा संख्या में एक जगह की आबादी दूसरी जगह पे गई थी और ये जो विस्थापन था वो अनियोजित था, कोई योजना नहीं बनाया गया लोगों को। भाई आपको पता है, आप जैसे गदर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो ट्रेन में कैसे लोग ठूस ठूस के जाते थे, मतलब एक उसमें ये सीन दिखाया गया था कि भाई ट्रेन में एक बंदा भी नहीं बचा, ऐसी ऐसी हालत हो चुकी थी, है ना।
तो लोगों का विस्थापन हो रहा था। महिलाओं की स्थिति की बात करें भाई, बहुत ही ज़्यादा खराब। ठीक है, अब खराब किस रूप से भाई, देखिए महिलाओं के साथ क्या किए गए, बलात्कार, अपहरण, है ना, ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर लिया गया, कई बार कुल की इज्जत बचाने के लिए महिलाओं को मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा हिंसक घटनाएं हुई, है ना, मारकाट हुआ, धर्म के नाम पे मारकाट हुआ, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। लगभग कितने लोग मारे गए, 15 से 10 लाख, मतलब 10 से 15 लाख लोग मारे गए इस दौरान। अन्य वस्तुओं का बंटवारा हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, वाद्य यंत्र जो भी थे, रेलवे के जो कर्मचारी थे, इन सभी चीज़ों का बंटवारा देखने को मिलता है। ठीक है, शरणार्थियों की समस्या ये वैसे रहने देते हैं, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको रहने दें, ये ऊपर के 4 पॉइंट आप लिख देंगे, काफ़ी है। अगर 6 नंबर में आता है तो और एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता था, है ना, लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, वो भी पैदल यात्राएं करनी पड़ रही थी लोगों को। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रजवाड़ों का विलय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, रजवाड़े मतलब जहाँ पे राजा का शासन होता था। रजवाड़े यानी कि किसका शासन, राजा का शासन। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया जो था वो 2 भागों में था। एक तो भाई पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन उनके अंडर में ही छोटे छोटे रजवाड़े थे जहाँ पे राजा क्या करते थे, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाते थे। ठीक है, और वो टैक्स वगैरह वसूल के फिर अंग्रेजों को दिया करते थे। ये मतलब तरीका था एक तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब रजवाड़े, अभी आगे हम बात करेंगे रजवाड़े, यहाँ पे पूरी परिभाषा ये सारी चीज़ें बता रखी है जो मैंने आपको समझाया। देखो लिखा क्या है, मैं हम पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक ऐसा ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था जो दूसरे हिस्से तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। मतलब एक तरफ आपका ब्रिटिश प्रांत हो गया, मतलब पूरा देश में ब्रिटेन का कब्जा था, और दूसरा जो है आपका देसी रजवाड़े हो गए। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के क्या थे, राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। राजाओं ने क्या किया, ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। मतलब उनके अंडर में रह के, उनके अधीन रह के भारतीय शासक क्या करते थे, काम करते थे। वही चीज़ें इसमें बता रखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रजवाड़ों का विलय करना एक गंभीर समस्या कैसे बन गई। मतलब क्वेश्चन मैं दोबारा रीड करता हूँ, गलत पढ़ दिया मैंने। क्वेश्चन है कि रजवाड़ों का विलय करना एक गंभीर समस्या कैसे बन गई। मतलब कि भारत में रजवाड़ों को मिलाने में एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता भारतीय सरकार को। तो ऐसा क्यों हुआ, एक गंभीर समस्या क्यों बन गई। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ही भारत में कुल मिला के उस समय कितने रजवाड़े थे, आपको पहले पता चल चुका है, 565, है ना। अब अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, गेम खेल के चले गए। वो उन्होंने बोल दिया कि भाई रजवाड़े के जो राजा है उनके पास अधिकार है कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश में शामिल हो सकते हैं या फिर अपना खुद का स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। मतलब अलग हो जाए दोनों से, भारत पाकिस्तान दोनों से अलग हो जाए। ये करके भाग गए वो अंग्रेज़, तो भाग गए। लेकिन यहाँ पे समस्या ये थी कि भाई भारत कई भागों में टूटने वाला था। अब तो 565 भागों में टूट जाता हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। और यहाँ पे देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन के हिसाब से अब इसका आंसर देंगे हम, कैसे कैसे इसका विलय हुआ। वो सारी चीज़ें अगले क्वेश्चन में बता रखी है कि रजवाड़ों का विलय करने में सरकार का नज़रिया कैसा था। जब भारत में रजवाड़ों को मिलाया जा रहा था तो उसको लेकर भारतीय सरकार का नज़रिया क्या था। देखिए, रजवाड़ों के विलय में, मतलब भारत में इन रजवाड़ों को, देसी रियासतों को शामिल करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और इसलिए इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर राजा के जो, मतलब रजवाड़ों के जो राजा थे, उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का जो काम किया था वो सरदार पटेल ने ही किया था। और उन सहमति पत्रों को हम क्या बोलते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक सहमति पत्र होता था। ठीक है, तो भारतीय सरकार का नज़रिया कैसा था। 3 बातें देखिए रजवाड़ों को लेकर, 3 बातें यहाँ पे बताई गई है। पहली बात तो ये कि भाई अधिकांश रजवाड़ों के जो लोग थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। रजवाड़ों, देसी रजवाड़ों की चर्चा की जा रही, 3 बातें सामने आई थी। ठीक है, दूसरी बात कि भारत सरकार का जो नज़रिया था वो बिल्कुल लचीला था, है ना। कुछ इलाकों को भारतीय सरकार स्वायत्तता देने को तैयार थी, मतलब कुछ विशेष अधिकार देने को भारत सरकार इन रजवाड़ों को तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया। देखिए, तीसरी बात क्या है कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाके के सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रखी थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। मतलब कहने का यह है कि देसी रजवाड़ों को भारत में मिलाना जरूरी था।
क्योंकि अगर उनको हम नहीं मिला पाते तो हमारे क्षेत्रीय अखंडता के लिए और देश की एकता के लिए क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला था। ठीक है, तो ये रजवाड़ों के विलय की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जितने भी रजवाड़े थे उन सभी को मिलाने के लिए क्या था, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जाता था, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। अधिकांश जो रजवाड़े के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने मतलब इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इनके विलय में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसमें से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर आपके बुक में दे रखा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद का विलय की कहानी को हम समझते हैं कि भाई भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कैसे किया गया, मतलब भारतीय संघ में हैदराबाद को कैसे मिलाया गया। तो यहाँ पे देखिए हैदराबाद की जो रियायत थी, मतलब रियासत जो थी ना, वो बहुत ही विशालकाय थी, बहुत बड़ी थी, और हिंदुस्तान का अधिकांश इलाका इसको से घिरा हुआ था, ये मतलब अधिकांश इलाके को कवर करता था ये। अब देखिए हैदराबाद के शासक को हम क्या बोलते हैं, निजाम बोलते हैं, जो कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार होता था, बहुत अमीर था। ठीक है, अब निजाम चाहता था कि भाई हैदराबाद की जो रियासत है ना, रियासत है वो क्या हो, एक तरीके से आज़ाद रियासत का इसको दर्जा मिल जाए, मतलब ये आज़ाद रजवाड़ा कहलाए। वो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग होना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1947 के नवंबर में भारत सरकार के साथ एक समझौता भी हुआ था, जिसके तहत यथास्थिति बहाल रखने की मांग की गई थी। यथास्थिति बहाल मतलब कि जैसी हैदराबाद में व्यवस्था है वैसे ही रहने दिया जाए, उसके साथ कोई बदलाव ना किया जाए, ऐसी मतलब व्यवस्था की गई। ये समझौता किया गया था, और ये समझौता कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए था। अब देखिए हैदराबाद का जो ये निज़ाम था बहुत ही कमीना शासक था, कमीना कह सकते हैं। इसलिए वहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने, है ना, और किसान जो तेलंगाना के किसान थे और वहाँ के लोग थे, ठीक है, सब निज़ाम के खिलाफ आ गए, उसके दमनकारी शासन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है, इसमें महिलाएं भी शामिल हुई, क्योंकि जो अत्याचार कर रहा था निज़ाम, उसका मतलब शिकार जो थी वो महिलाएं हुई थी, तो महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। अब कम्युनिस्ट और जो हैदराबाद के जो कांग्रेस थी वो इसमें सबसे आगे थे इस आंदोलन में। ठीक है, अब आंदोलन को देखते हुए निज़ाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया, जिसको हम रजाकार कहते हैं। रजाकार जो थे ना, वो बहुत हरामी थे, ये अव्वल दर्जे के अत्याचारी थे भैया, अव्वल दर्जे के। ये सांप्रदायिक दंगे हुए, है ना, और अत्याचारी थे ये, सांप्रदायिक और अत्याचारी, मतलब कि ये विशेष धर्म के लोगों को ही निशाना बनाते थे। तो ये रजाकारों ने क्या किया, गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया, उनको मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई, तो स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी सेना यहाँ भेज दी 1948 में। ठीक है, लंबे समय तक रजाकारों से संघर्ष चला, और संघर्ष के बाद रजाकारों को, मतलब जो निज़ाम की जो अर्धसैनिक बल है उस पर क्या कर लिया, भारतीय सेना ने उनको काबू में कर लिया, और निज़ाम ने फिर आत्मसमर्पण किया, उनको झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो निज़ाम को हमने झुका दिया, और उसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। ठीक है, तो ये तरीका अपनाया गया। हैदराबाद की विलय की पूरी कहानी ये थी। ठीक है, उसके बाद जो है मणिपुर का विलय। मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ, भारत में इसको विलय का मतलब समझते हैं ना, मिलाना, कैसे मिलाया गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे आज़ादी के बाद मणिपुर के जो महाराजा थे, जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह, है ना, वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो विलय पत्र है, सहमति पत्र है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया था उन्होंने, है ना। लेकिन आश्वासन दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा कि वो क्या करेंगे, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बरकरार रखेंगे, बरकरार रहेगी, मतलब विशेष अधिकार या जो अधिकार है, स्पेशल अधिकार, उसको दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं। जनमत के दबाव, मतलब जनता के दबाव में आकर महाराज ने जून 1948 में क्या करवाए, चुनाव करवा लिया, है ना, और इस चुनाव के तहत वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। ठीक है, अब देखिए मणिपुर पहला भारत का राज्य है जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव हुआ था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखिए मणिपुर की निर्वाचित विधानमंडल थी, उससे परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने क्या किया, महाराजा पर मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने वाले जो समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव डाला, और इसमें मतलब भारतीय सरकार को सफलता भी मिली। मतलब दबाव डालकर उनसे क्या किया, इस पर हस्ताक्षर करवाया, और फिर मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो ये लाइन जरूर लिखना कि दबाव बना के मतलब उस पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर करवाया गया बोधचंद्र सिंह से। ठीक है, ये हो गया आपका मणिपुर का विलय।
अब अगला क्वेश्चन है राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया तथा किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करने वाले हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद रजवाड़ों की तो समस्या थी ही थी, साथ ही साथ अब राज्यों को गठन करने की भी समस्या थी और इस कारण हमारे अखंडता और एकता भारत की अखंडता और एकता पर खतरा भी पैदा हो सकता था, क्योंकि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। इसलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, और इसका काम क्या था, इसका मुख्य काम ये था कि राज्यों का सीमा तय करेगा ये, वो भी भाषा के आधार पे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। तो 1956 में क्या होता है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया, एक अधिनियम पास किया, मतलब एक अधिनियम पास हुआ 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आगे बात करते हैं राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ। देखिए, अब औपनिवेशिक काल की बात करें, यानी कि अंग्रेजी ब्रिटिश राज की बात करें, तो उस समय प्रांतों का गठन जो था वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाता था। ठीक है, प्रशासन की जो सुविधाएं होती थी जिससे अच्छे से काम चल सके, उसके हिसाब से वो उन्होंने प्रांतों का गठन किया। लेकिन आज़ादी के बाद भाषा और संस्कृति के आधार पर विशेषकर राज्यों के गठन की मांग उठने लग गई थी। और कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें भी ये बात को मान लिया गया था। ठीक है, कि भारत में राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर होगा। अब इसी के तहत क्या होता है कि तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, मद्रास का जो तेलुगु मतलब बोलने वाले जो लोग हैं मद्रास में, उन्होंने क्या किया, एक अलग राज्य की मांग की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य की मांग की। किन लोगों ने? तेलुगु भाषा बोलने वालों ने। और इसी के संदर्भ में क्या होता है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम होता है पोट्टी श्री रामुलु, 56 दिन के भूख हड़ताल पर रहते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों रहते भूख हड़ताल पे? क्योंकि उनको एक अलग राज्य चाहिए था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इनके मृत्यु के साथ ही क्या होता है भैया, अलग राज्य की जो मांग जो की जा रही थी, सरकार ने किया इसको मंजूरी दे दी और 1952 में भारत का पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, जो कि आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को करें, लिख ले, वीडियो में देख के लिख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।